द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन ने एक 3 स्टार डोवडी को निपटा दिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। हजारों सोल बॉडीज को देखते ही सियावियन की आंखों में चमक आ गई थी। ये डेमन रेस तो बिल्कुल हॉल ऑफ सोल्स के जैसे ही हैं। पूरी तरह से दूसरों की पावरफुल सोल्स का फायदा उठा के उन्हें पकड़ के निकल जाते हैं नरिशमेंट के लिए या फिर डेड बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एनर्जी प्रोवाइडर बना देते हैं, बिल्कुल ही इनह्यूमन। फिर सियावियन ने हल्के से अपनी हथेली हिलाई और तुरंत ही तेज हवा आंधी की तरह चलने लगी। इसी पल उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसने अभी घोस्ट के साथ फाइट की थी, जिससे उसकी थोड़ी बहुत पावर भी खत्म हो चुकी थी। जैसे ही सोल से जुड़ी हुई चेन टूटी, तुरंत ही बहुत पावरफुल सोल फ्लक्चुएशंस उठी। भले ही उन्हें यह पता नहीं था कि ये कब हुआ, लेकिन उन्हें एक सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस हुई। कितने सालों से वो लोग ऐसे ही बंद पड़े थे, जैसे किसी अंधेरी जगह में कैद कर दिए गए हों, जहां धूप तक नहीं थी, और वो एक शैडो में कैद थे। कई बार तो उन्हें मौत भी इस सजा से कई गुना अच्छी लगने लगी थी। सब चले जाओ, डेमन्स तुम्हें फिर से पकड़ ना ले। इन सोल्स को देख के जिनकी आंखों में खुशी और एक्साइटमेंट के आंसू थे, सियावियन ने भी धीरे से एक आह भरी। आसमान में अनगिनत सोल्स मंडरा रही थी और आखिरकार सबने सियावियन के सामने घुटने टेक दिए और उसके सामने झुक गई। लेकिन कोई भी सोल वहां से गई नहीं, बल्कि सियावियन को चुपचाप देखती रही। सभी सोल्स भी जानती थी कि उनकी ओरिजिन पूरी तरह डेमन्स द्वारा करप्ट हो चुकी है और बाहर निकलने के बाद भी उनका नॉर्मल होना नामुमकिन है। उन्हें ऐसे देख के सियावियन बोलता है, सीनियर्स, मैं भी डोवडी वर्ल्ड के जैसे ही इन बाहरी इविल क्लैन से दुश्मनी रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीनियर्स मेरी हेल्प करेंगे और मैं डोवडी वर्ल्ड की प्रोटेक्शन के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। आसमान में मौजूद काउंटलेस सोल्स पहले तो पल भर के लिए ठिठक गई, लेकिन फिर वो तुरंत समझ गई थी कि उनके सामने खड़ा इंसान न सिर्फ उन्हें बचा चुका है, बल्कि उसके पास फायर स्पिरिट जैसी हेवनली चीज भी है। और फिर एक जबरदस्त सैक्रिफाइस की लहर उमड़ पड़ी। पल भर में सियावियन के सामने मौजूद लाखों सोल बॉडीज प्योर सोल पावर में बदल गईं और एक लाइट ग्रुप में इकट्ठा होके सियावियन के सामने ठहर गईं। सियावियन ने हल्की सी भौहें सिकोड़ते हुए उस लाइट ग्रुप को देखा। उस लाइट ग्रुप से बेहद टेरिफाइंग सोल फ्लक्चुएशंस महसूस हुई और ये फ्लक्चुएशंस बिल्कुल प्योर थी, बिना किसी इम्प्योरिटी के। यह है सोल का ओरिजिन। सियावियन को याद आया कि उसने डोची कॉन्टिनेंट पे हॉल ऑफ सोल से भी एक ऐसा ही सोल ओरिजिन हासिल किया था। मैं तुम्हें बाहर जाने के बाद कुछ दिखाऊंगा, शायद वही सीक्रेट ट्रीजर हो जिसे उस ब्लैक रोब्ड आदमी ने मू फैमिली को मारकर छीना था। सियावियन के पीछे से गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो आसमान से नीचे उतर के उस बड़े गड्ढे में कुछ खोजने गया था जो ब्लैक रोब्ड आदमी ने छोड़ा था। ओरिजिन ऑफ द सोल, सियावियन ने धीरे से बुदबुदाया। वो अच्छे से समझ गया था कि ये क्या है और उसने गोल्डन ड्रैगन किंग की बात की परवाह नहीं की। सोल ही इस दुनिया के सभी जीवों की जड़ है। हर चीज में सोल होती है और सोल की गहराई में सोल ओरिजिन की एक झलक छिपी रहती है और यही सोल की लाइफ फोर्स होती है और यही वो मिस्टीरियस एनर्जी भी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। उसके इन सॉफ्ट वर्ड्स ने अचानक सोल लाइट ग्रुप से हल्की सी चमक निकलवाई और धुंधले से उसमें से बहुत सारी जानकारी बाहर निकलने लगी। सियावियन ने चुपचाप वो जानकारी एक्सेप्ट कर ली। उस सोल लाइट ग्रुप में अनगिनत पावरफुल सोल ओरिजिन्स थे, लेकिन उनमें कोई स्पिरिचुअल विजडम नहीं थी। बस कुछ नाराजगी और इमोशंस थे जो उनकी मौत से पहले बचे हुए थे। इन इमोशंस को रिफाइन करना काफी मुश्किल काम था और अगर इन्हें बिना सोचे समझे एब्जॉर्ब कर लिया जाता तो इसका मन पे गहरा असर होता। लेकिन सियावियन के वर्ड्स ने इन छुपे हुए नेगेटिव इमोशंस को शांति से मिटा दिया। ये भी एक तरह का कंसोलेशन था उन सोल ओरिजिन के लिए। वो सभी अपनी लाइफ में पावर हाउस रहे थे और मौत के बाद भी उनकी लास्ट पावर दुश्मनों के लिए मुश्किल ही खड़ी करता। हालांकि ये आसान नहीं था, लेकिन कम से कम डेमन रेस कभी भी ऐसे वर्ड्स नहीं बोलती। वो भी जानते थे कि सियावियन ने उनकी हत्या करने वाले को मार दिया है। आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठो और हमारे सोल ओरिजिन को ध्यान से इंटीग्रेट करो। तुम कितना हासिल कर पाओगे ये तुम्हारे भाग्य पे है। आसमान की सोल बॉडीज मानो सियावियन से बात कर रही थी। थैंक यू सीनियर्स। सियावियन भी एकदम से नीचे बैठ गया था, जिससे वो इस प्योर सोल पावर को एब्जॉर्ब कर सके। सियावियन एक सपाट जमीन पे क्रॉस लेग बैठा था। उसके सामने 6 फीट बड़ा लाइट ग्रुप हल्के से हवा में लटक रहा था। उससे निकलने वाली सॉफ्ट और प्योर चमक चारों ओर घास पे पड़ रही थी
और आसपास की मुरझाई घास तुरंत हरी भरी भी हो गई। यह सोल सोर्स वाकई प्योर है, लेकिन सच में इन सीनियर्स के लिए अफसोस है, श्याव्यान ने धीरे से बोला। फिर श्याव्यान सोल लाइट ग्रुप को घूरता है और फिर एक लंबी सांस छोड़ता है और तुरंत ही अपनी हथेली को आगे बढ़ाकर उस लाइट ग्रुप को छूता है। इस संपर्क के साथ ही श्याव्यान ने सोल लाइट ग्रुप में भरी हुई वास्ट सोल ओरिजिन की पावर महसूस की। यह एहसास इतना वार्म था कि एम्परर श्याव्यान की सोल भी भुवों के बीच से सुखद गर्माहट महसूस करने लगी थी। एम्परर रैल्म सोल्स 4 लेवल में बटी होती है: एंट्री लेवल, इमोर्टल लेवल, ट्रांसडेंसेंट लेवल और कंजुमेशन लेवल। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से श्याव्यान से बोला। सोल लाइट ग्रुप धीरे धीरे श्याव्यान के एब्जॉर्प्शन से फ्लक्चुएट होने लगी और वह सोल पावर लगातार श्याव्यान की बॉडी में एब्जॉर्ब होती जा रही थी। ऐसे इन्फ्यूजन में श्याव्यान के सिर के ऊपर मौजूद सोल की छोटी आकृति चेहरे पे सुकून के भाव झलकने लगे। इन ओरिजिनल सोल्स की परतों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वो वार्म लाइट में डूबा हो, जैसे कोई फीटस वोम में होता है। धीरे धीरे सोल की सतह पे अजीब से फेंट क्रिस्टल लेयर्स उभरने लगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो वह किसी असली इंसान की इमेज के जैसी दिखती थी, बेहद मिरेकुलस। यही है एम्परर रैल्म की सोल पावर। ये क्रिस्टल लेयर्स असल में सोल अटैक को रेजिस्ट करने वाले प्रोटेक्टिव लेयर्स थी, जो सोल की सतह पे चुपचाप उभर के सबसे नाजुक सोल की रक्षा कर रही थी। सोल लाइट ग्रुप में एक बेहद टेरिफाइंग सोल सोर्स पावर मौजूद थी। ये सोर्स पावर उस काले लबादे वाले आदमी द्वारा पकड़ी गई लाखों सोल बॉडीज से कंडेंस्ड हुई थी। इतने बड़े सोल सोर्स के सामने श्याव्यान को भी अपनी पावर बहुत कम महसूस हो रही थी। जैसे जैसे और सोल सोर्स श्याव्यान ने एब्जॉर्ब की, उसके चारों ओर इनविजिबल फ्लक्चुएशंस की लहरें फैलने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया था। क्या एब्जॉर्प्शन पूरा हुआ? जैसे ही उन सीनियर्स की सोल सोर्स लाइट क्लस्टर्स लगभग गायब हुए, सारी लाइट क्लस्टर्स भी श्याव्यान की बॉडी में मर्ज हो गईं और वो छोटा सा स्पेस जिसे ब्लैक रोब्ड लोगों ने बनाया था जोरों से कांप उठा और फिर अगले ही पल वो अलग डायमेंशन टूट के बिखरने लगी। श्याव्यान काफी देर पहले ही कल्टीवेशन स्टेट से बाहर आ चुका था और अब जाग चुका था। उसने पहले जो सोल सोर्स एब्जॉर्ब की थी वो सारी एनर्जी उसने सोल रैल्म में स्टोर कर दी थी, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग ने पहले ही उसे बता दिया था और श्याव्यान भी जानता था कि सोल सोर्स को एब्जॉर्ब करके सोल स्ट्रेंथ बढ़ाना एक लंबा प्रोसेस है। अगर वो यू फैमिली में जाके कोई सेफ जगह ढूंढ के प्लान बनाए तो ठीक रहेगा, वरना सोल को भारी नुकसान हो सकता है और नुकसान फायदे से ज्यादा होगा। इसीलिए उसने तुरंत डिसीजन लिया कि सोल सोर्स एब्जॉर्ब करने के बाद उसे सोल रैल्म में स्टोर करके आगे का प्लान बनाया जाए। फिर श्याव्यान बोलता है, लगता है इस बार यू फैमिली जाने का फायदा यही है कि मुझे रिट्रीट करके सोल ओरिजिन एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल जाएगा और साथ ही मुझे कुछ फाइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस भी करनी होंगी, वरना इस कॉन्टिनेंट में जहां स्ट्रॉन्ग लोग हर जगह फैले हुए हैं सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचना गलत भी नहीं था। हाल के समय में श्याव्यान जिन दुश्मनों से भिड़ा था वो सब बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उनसे निपटने के तरीके बेहद कम। प्लान बना के वो आगे बढ़ा और उन दोनों लड़कियों को जगाने की कोशिश करने लगा। चिंग युआन ने अपनी पूरी फाइटिंग ची यूज कर डाली थी, इसलिए वो तुरंत नहीं जाग पाई और बेहोश रही, जबकि यूरू श्याव्यान की मदद से वो धीरे धीरे होश में आई। यूरू ने होश में आते ही उनसे दूर बड़े गड्ढे को देखा और तुरंत श्याव्यान से पूछा, वो ब्लैक रोब्ड आदमी ही हमारी चिंगचैंग सिटी की मू फैमिली के हत्यारे थे ना? लेकिन उसके पीछे जो मॉन्स्टर था उसका क्या हुआ? तुमने उसे कैसे मारा? यूरू के इतने सारे सवालों से श्याव्यान के सिर में दर्द होने लगा था। वो ये तो नहीं कह सकता था कि उसने खुद उस मॉन्स्टर को मार दिया, इसलिए उसने बहाना बना दिया। मुझे नहीं पता, जब तुम बेहोश हो गई थी तब उस मॉन्स्टर का शरीर अचानक झटके से कांपा और फिर फ्रीज होके फट गया, लेकिन हाँ, वो मर चुका था। यूरू को श्याव्यान की ये बात जाहिर है कि झूठी लगी, लेकिन अभी संकट टल चुका था और उसके लिए सबसे बड़ी बात अपने पिता को बचाना था। फिर बैंग की आवाज के साथ वो छोटा सा स्पेस पूरी तरह से टूट के बिखर गया और सामने वही स्ट्रीट की हलचल बहाल हो गई जहां लोग इधर उधर जा रहे थे। यूरू सबसे आगे चल रही थी और रास्ता दिखा रही थी। श्याव्यान पीछे पीछे चिंग युआन को गोद में लिए हुए था। अजीब बात तो ये थी कि जब श्याव्यान चिंग युआन को पकड़े था तो उसने महसूस किया कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट और सोल स्ट्रेंथ बहुत तेजी से रिकवर हो रही थी। लिटिल यी श्याव्यान की बॉडी में लौटने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर श्याव्यान की जिद की वजह से उसको उसकी बॉडी में जाना ही पड़ा। रास्ते भर भरे ही अभी उन्होंने लाइफ और डेथ का सामना किया था, लेकिन फिर भी यूरू शांत भाव से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उसे पता था उसके पिता के पास टाइम बहुत कम है और अगर उसके विरोधियों को ये पता चल गया तो वो जरूर मौके का फायदा उठाएंगे और फिर जो होगा उसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाह रही थी। यू फैमिली
मैंशन पहुंचने से पहले स्याव्यन और यूरू ने एक प्लान बनाया। आंगन में दाखिल होने के बाद दोनों अलग अलग काम करेंगे। यूरू चिंगयुआन को लॉन्ज में आराम करने के लिए ले जाएगी और फिर स्याव्यन से मिलेगी। स्याव्यन सीधे अपनी मंजिल की ओर जाएगा और धीरे धीरे उस बड़े महल की तरफ बढ़ेगा। रास्ते में यूरू ने स्याव्यन को बताया कि इस टाइम यू फैमिली बिल्कुल भी शांत नहीं है। असल में परिवार में इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। उसके पिता की गंभीर चोट के बारे में सिर्फ कुछ करीबी लोगों को ही पता है, इसलिए इलाज भी छुपकर करना पड़ रहा था। जब वो लोग एक बड़े से मैंशन के पास पहुंचे तो स्याव्यन भी शॉक्ड हो गया, क्योंकि दरवाजे पे बहुत से लोग भीड़ लगाए खड़े थे। सभी लोग अल्केमिस्ट रोब्स पहने हुए थे और उनकी छाती पे चमकदार सिल्वर रिपिल्स उनकी पहचान और रैंक को गर्व से दिखा रहे थे। ये तो हमारी फैमिली के जूनियर्स हैं और बेशक ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। यूरू ने दरवाजे पर खड़े अल्केमिस्ट को देखकर कहा। सड़क से गुजरने वाले सभी लोग जब इन अल्केमिस्ट को देखते तो उनकी आंखों में ईर्ष्या और सम्मान की चमक भर जाती। मेरे साथ आओ। स्याव्यन और दूसरों को एक छोटे रास्ते से यू फैमिली कंपाउंड में ले लिया। स्याव्यन समझ गया कि यूरू ने क्लैन के इंटरनल एनिमीज से बचने के लिए ये रास्ता चुना है। मिस, आप लौट आई। जैसे ही वो गेट में दाखिल हुए, एक सुंदर मेड जल्दी से आई और धीरे से यूरू से कुछ बोली। फिर यूरू चिंगयुआन को लेके स्याव्यन से अलग हो गई और मेड ने स्याव्यन को आगे का रास्ता दिखाना शुरू किया। स्याव्यन तेजी से मेड के पीछे चल रहा था। उसकी नजरें इस शानदार मैंशन पे घूम रही थी। ऊंची ऊंची और शानदार इमारतें देख के उसने मन ही मन सिर हिलाया। बाकी सब चीजें छोड़ भी दी जाएं तो भी यू फैमिली सच में चिंगचैंग सिटी की 3 बड़ी फैमिलीज में से एक कहलाने के लायक थी। ऐसी संपत्ति आम लोगों के पहुंच से बाहर की बात थी। जैसे ही वो नीले पत्थरों से बनी पाथ पे चला, स्याव्यन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने सेंस किया था कि जैसे ही वो यू फैमिली के मैंशन के अंदर दाखिल हुआ, उसके चारों तरफ मिस्टीरियस और पावरफुल ऑरा छिपे हुए थे। उसने अनजाने में ऊपर की ओर देखा और एक छज्जे पे नजर डाली। वहां अंधेरे में कुछ काले साए छिपे हुए थे। सूरज की रोशनी में तीरों की नोक हल्की चमक रही थी और वो मैंशन में धीरे धीरे मूव कर रहे थे। कोई हल्की डिस्टरबेंस भी उन्हें तुरंत अटैक करने पर मजबूर कर सकती थी। डिफेंस तो वाकई बहुत ज्यादा मजबूत है। स्याव्यन ने हल्की भौहें चढ़ा के सिर हिलाया और फिर नजर उस शानदार हॉल पर डाली जो रास्ते के अंत में दिखाई दे रहा था। वहां दूर से एक इंसान की हल्की छवि नजर आ रही थी। फादर। जैसे ही यूरू ने चिंगयुआन को आराम के लिए छोड़ दिया था, वो जल्दी से स्याव्यन से मिलने आई और मेड को जाने का इशारा किया। स्याव्यन और यूरू का पिता, वो मिडिल एज्ड आदमी, उस पुराने घर में मौजूद था। यूरू, तुम वापस आ गई। उस मिडिल एज्ड आदमी की प्यार भरी आवाज गूंजी। हाँ फादर, इस बार मैं एक ऐसे इंसान को साथ लाई हूँ जो आपको हील कर सकता है। यूरू ने स्याव्यन को आगे ढकेला। स्याव्यन देख सकता था कि लड़की अपने पिता की कितनी परवाह करती है। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है बेटी। मेरा दर्द इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। मिडिल एज्ड आदमी ने प्यार से मना किया, लेकिन उसके दिल में तसल्ली थी कि उसकी बेटी हर बार उसके इलाज के लिए किसी न किसी को ले आती है। भले ही वो सब नाकाम रहे, लेकिन उसका जज्बा काबिल तारीफ था। लिटिल फ्रेंड, ये बूढ़ा आदमी यू है। क्योंकि तुम मेरी यू फैमिली आए हो तो कृपया मेरी हालत देख लो। मिडिल एज्ड यू ने स्याव्यन को ध्यान से देखा और पाया कि सामने खड़ा नौजवान इतना नॉर्मल नहीं है। उसकी अपनी पावर से भी वो इस लड़के को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। स्याव्यन ने उस आदमी की पीली सी पावर और कमजोर हालत को देखा और मन ही मन बोला, 5 स्टार डोडी फैमिली का चीफ होने के लायक तो है। फिर वो आगे बढ़ा और लिटिल यू को तुरंत समन किया ताकि यूयू की उस बीमारी को देख सके जिसे फायर स्पिरिट्स के अलावा कोई और ठीक नहीं कर सकता। जैसे ही लिटिल यू वहां दिखाई दिया, वैसे ही कमरे का टेम्परेचर कई गुना बढ़ गया था। यूयू की आंखें अचानक खुल गईं और वो दंग रह गया। ये तो फायर एल्फ है। फिर यूयू सामने देखता है जहां मिल्की व्हाइट और टेरिफाइंग हाई टेम्परेचर फ्लेम्स जल रही थी। और जब उसने अपनी बेटी यूरू की ओर देखा तो उसकी आंखों में कुछ सुकून सा दिखाई दिया। जब मैं वारक्राफ्ट माउंटेन में मॉन्स्टर का शिकार करने गया था तो मुझे एक बार एक्सीडेंटली 9 नीदर फायर से चोट लग गई थी, जो कि एक 9 नेदर स्पैरो की बॉडी में था, जिसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार डोडी के लेवल के बराबर की थी। इस फ्लेम को बुझाया नहीं जा सकता। मैंने बहुत मेथड ट्राई किए, लेकिन इस फ्लेम के निशानों को इरेज नहीं कर पाया। ये फ्लेम्स मेरी वाइटलिटी को निगल रही हैं। अब मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। भले ही मैंने बहुत सारी एंसेंट बुक्स पढ़ी, फिर भी मुझे कोई सफल इलाज नहीं मिल पाया। लेकिन सुना है कि फायर एल्फ या फिर होली फ्लेम इस दुनिया के फ्लेम्स के किंग हैं। अगर उनमें से एक भी मिल जाए तो शायद ये 9 नीदर फायर
क्योर हो सकता है। कमरे में जो मिडिल एज मैन था उसने स्याजुआन की ओर घूरते हुए देखा। लिटिल फ्रेंड, सच में अमेजिंग है जो तुम्हारे पास एक ऐसी रेयर चीज है जैसे कि फायर एल्फ। अगर ऐसा है तो इस बूढ़े आदमी की लाइफ अब तुम्हारे हाथों में है। लाइफ और डेथ का फैसला अब तुम पे छोड़ता हूँ। स्याजुआन धीरे धीरे साइड रूम की ओर बढ़ा जहाँ से फेंट सॉफ्ट लाइट निकल रही थी। स्याजुआन ने आउटर रूम का डोर सॉफ्टली पुश किया। इनर रूम काफी ज्यादा बड़ा था। बीच में एक बड़ी सी बेड रखी थी जिसपे एक मिडिल एज्ड मैन पड़ा हुआ था। उसका फेस काफी ड्राई था। बेड के आसपास कई सारी मेट्स खड़ी हुई थी। डोर की आवाज सुन के उन्होंने अपनी नजरें डाली और जल्दी से पीछे हट गईं। धीरे धीरे बेड की ओर बढ़ते स्याजुआन ने नजर डाली और पाया कि यूयू के फेस पे फेंट ग्रे ब्लैक कलर छाया हुआ था और उसके शांत फेस पे डेथ की हल्की सी झलक थी। ये सच में बहुत ज्यादा सीरियस है, स्याजुआन ने लो वॉइस में बोला, मिडिल एज्ड मैन के फेस को देखते हुए जो मानो आधा कब्र में जा चुका था। हाँ, इस तरह का फायर पॉइजन जो सीधे लाइफ फोर्स को निकलता है उससे तो 6 स्टार डोडी भी इजीली उलझने की हिम्मत नहीं करता। फादर इतने सालों तक सरवाइव कर पाए, यही लिमिट है। उसके पीछे यूरू ने भी टेंशन में देखा। फिर वो आगे बोलती है, स्याजुआन प्लीज पूरी कोशिश करके मेरे फादर को बचाइए। यूरू की आईज थोड़ी रेड थी, उसकी वॉइस भी कांप रही थी। डोंट वरी, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी शुरू करता हूँ, लेकिन सावधान, कोई डिस्टर्ब ना करे। स्याजुआन ने भी एग्री किया और फिर यूरू से बोला, ये सिचुएशन केवल तभी एलिमिनेट हो सकती है जब स्याजुआन सोल पावर से हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करके यूयू की बॉडी में भेजे। इसके लिए एब्सोल्यूट साइलेंस और कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, वरना लॉस बहुत बड़ा होगा। साइड में खड़ी यूरू ने अपना सर हिला दिया। उसे अच्छी तरह से पता था कि स्याजुआन की हेल्प का बड़ा रीजन अल्केमिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है। उसकी ब्राइट आईज उसके सामने खड़े यंग लड़के पे टिकी हुई थी। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है सीनियर, बस वही मेथड यूज कर सकता हूँ जो आपने कहा था, फायर स्पिरिट की फ्लेम पावर को बॉडी में भेजना और फिर धीरे धीरे फायर पॉइजन को बाहर निकालना। ऐसे में खतरा बहुत बड़ा होगा, है ना? यूरू ने थोड़ा सा परेशान होते हुए बोला, सही होने के चांस 50% से भी कम है। शांत कमरे में यूरू लो वॉइस में बातें कर रही थी। टाइम गुजरते ही उसने देखा कि उसके फादर के फेस पे पसीना टपक रहा है और आर्म्स पे ब्लू वेन्स जोर से धड़क रही हैं। उसकी आईज में अब टेंशन साफ साफ दिखाई देने लगी थी। उसे डर ये नहीं था कि स्याजुआन उसके फादर को जहर दे देगा, बल्कि इस मेथड का पेन देखकर उसका दिल टूट रहा था। उसका फादर इस फैमिली के लिए इतना सफर कर चुका था, अब ये डीप पेन देख के यूरू कैसे परेशान ना होती। स्याजुआन का फेस काम था, उसकी फिंगर्स हल्की हल्की कांप रही थी और फेंट मिल्की व्हाइट फ्लेम सोल पावर से रैप होके धीरे धीरे यूयू की बॉडी में जा रही थी, जिसके हाई टेम्परेचर से 9 नीदर फायर पॉइजन बोन से बाहर निकलना स्टार्ट हो चुका था। मिल्की व्हाइट फ्लेम्स उन ब्लैक बोन्स को रैप कर रही थी। हालांकि दूर से दोनों क्लोज लग रहे थे, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो उनके बीच बहुत छोटा गैप था। फ्लेम का टेम्परेचर इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि अगर उन बोन से सीधा टच हो जाता तो डोडी भी सीरियस इंजर्ड हो जाता। फ्लेम की फायरी हीट धीरे धीरे उन ब्लैक बोन्स को रोस्ट कर रही थी। जैसे जैसे मिल्की व्हाइट फ्लेम्स अपना काम कर रही थी, वैसे ही उस ब्लैक पॉइजन का धुआं बाहर निकलने लगा था। लेकिन उन फ्लेम्स ने उस धुएं को भी जला के राख कर दिया था। लेकिन स्याजुआन को पता नहीं चला कि ब्लैक मिस्ट इवेपोरेट होते समय कुछ ब्लैक पार्टिकल्स धीरे धीरे व्हाइट फ्लेम्स में मिक्स हो गए और एकदम शांत हो गए। टाइम गुजरते ही ब्लैक बोन्स जो फ्लेम से रैप थे धीरे धीरे नॉर्मल कलर में लौटने लगी थी। यूयू की पूरी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। उसका फेस और भी ज्यादा ठंडा लग रहा था। बॉडी लगातार कांप रही थी। उसके दांतों के बीच से ठंडी हवा खींचने की आवाज निकल रही थी। कुछ देर बाद वो बूढ़ा बोलता है, बहुत समय बाद इतनी राहत मिली। लिटिल ब्रदर सच में कमाल है। यूयू को क्लियरली महसूस हुआ था कि उसकी बॉडी की 9 नीदर फायर आखिरकार पीछे हट रही है, जैसे फ्लेम के सामने नेचुरली डर रही हो। ये फायर एल्फ सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। यूयू ने स्याजुआन को देखना चाहा, लेकिन अचानक 9 नीदर फायर और ज्यादा स्क्वीज होके एक जगह गैदर होने लगी। उसकी मुट्ठी कस गई। उसकी बाहों पे वेन्स स्नेक्स के जैसे उभर आई और उसकी वॉइस कांपने लगी। पीछे स्याजुआन का फोरहेड भी पसीने से ढक गया था। इतनी देर तक फ्लेम को हाई प्रिसीजन पर कंट्रोल करना उसकी सोल पावर पे बहुत बड़ा बर्डन था। ऊपर से पहले की बैटल में उसकी सोल स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हुई थी, इसलिए स्ट्रगल साफ दिखाई दे रहा था। फिर स्याजुआन धीरे से बोलता है, सांस नॉर्मल रखो। अब मैंने 9 नीदर फायर को एक जगह गैदर कर लिया है, अब बस थोड़ा टाइम और। इसके बाद यूयू के मुंह से कुछ ब्लड भी बाहर आ गया था। वो ब्लड एक हाई टेम्परेचर से भरा था। जैसे ही जमीन पे गिरा, स्याजुआन ने उसे तुरंत
मिल्की व्हाइट फ्लेम से घेर लिया था। अब बहुत अच्छा लग रहा है। यूयू को ब्लड स्पिट करते ही साफ महसूस हुआ कि उसकी बॉडी का पॉइजन अब पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। अब स्याव्यन ने भी एक लंबी राहत की सांस ली, फोरहेड से पसीना साफ किया और मुस्कुरा के बोला, बेसिक 9 ईदर फायर रिमूव हो चुकी है, अब बस कुछ दिनों की ट्रेनिंग से पूरी तरह रिकवर हो जाओगे। फादर, यूरू ने देखा कि उसके फादर का फेस फिर से थोड़ा ब्लड कलर ले आया है। वो स्याव्यन की मौजूदगी भूलकर सीधे अपने फादर की ओर दौड़ पड़ी और आंसुओं के साथ रो पड़ी। डैडी, मैंने कहा था ना कि आप ठीक हो जाओगे। अब लगता है सब कुछ ठीक हो गया है ना। यूरू एक स्ट्रॉन्ग लड़की है और फिर भी रो रही है। दूसरे लोग ये देख के उस पर हंसेंगे, उसको इस बात का डर नहीं है। यूयू भी अब काफी ज्यादा खुश लग रहा था। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसकी प्रीसियस डॉटर कई सालों से इसी मैटर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। यूयू ने अपनी बेटी को हक किया और उसे थोड़ा रोने दिया, फिर बोला, डोंट क्राई। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे फादर को क्योर करने में स्याव्यन ने जितनी स्पिरिट और सोल पावर खर्च की है वो मुझसे कम नहीं है। क्या तुम उसे नीचे रेस्ट करने के लिए नहीं लेके जाओगी? ओह, यूरो को तब रियलाइज हुआ कि स्याव्यन अभी भी इसी रूम में है और उसने अपने फादर के सामने उसे रोते हुए देखा होगा। इस मोमेंट पे यूरो का फेस एकदम रेड हो गया और वो जमीन में गड्ढा ढूंढकर उसमें घुस जाना चाहती थी। चलो, मैं तुम्हें नीचे रेस्ट के लिए ले चलती हूँ। डैडी, आप भी रेस्ट कीजिए। ऐसा बोल के उसने अपने फादर को घूरा, यह दिखाते हुए कि वो सीरियस इलनेस से रिकवर हो रहे हैं और उन्हें भी रेस्ट की जरूरत है। फिर दरवाजा खोला और स्याव्यन को बाहर ले गई। यूरो खुद भी शादी की एज तक पहुंच चुकी थी। पहले फादर की इंजरी की वजह से वो बस किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रही थी जो उसके फादर को बचा सके। अब उसके सामने जो यंग मैन था, उसने न सिर्फ उसके फादर को बचा लिया था बल्कि वो फर्स्ट रैंक अल्केमिस्ट भी था और 3 स्टार डोवडी भी। ऐसा यंग मैन यूरो को नर्वसनेस फील कराने के लिए काफी था और उसके आसपास में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे टेम्प्ट कर पाते। अब तुम यहाँ पे रेस्ट करो, डिनर का टाइम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। अब मैं जा रही हूँ और अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। यूरो स्याव्यन को एक बड़े से रूम में लेकर आई और बोली। स्याव्यन ने धीरे धीरे बाहर जाती यूरो को देखा, फिर बेड पे जाके सो गया। पिछले कुछ दिनों में लोड बहुत ज्यादा था। बॉडी और सोल स्ट्रेंथ दोनों को रेस्ट की जरूरत थी। अगली सुबह तक स्याव्यन काफी फ्रेश हो चुका था और अब टाइम था रिट्रीट में जाने का। और फिर अगले ही पल वो दरवाजा खोल के मेन हॉल की तरफ चला गया था। पैट्रियार्च, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने सच में ये सब नहीं किया। ये सब थर्ड एल्डर के ऑर्डर से हुआ। ये सच में अनफेयर है। एक छोटा सा आदमी हॉल में घुटनों के बल यूयू से दया की भीख मांग रहा था। थर्ड एल्डर, तुम्हारे पास और क्या है कहने को? मैं अपनी गलती मानता हूँ। वो ओल्ड मैन जिसे थर्ड एल्डर कहा जा रहा था, उसने पक्के एविडेंस देखकर आर्ग्यू नहीं किया क्योंकि उसे भी पैट्रियार्च के गुस्से का पता था। पिछले कुछ सालों में मेरी इलनेस बार बार बाहर आई और मेरी स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रही। तुमने मेरे पीछे कितने ज्यादा गंदे काम किए हैं। तुमने क्या सोचा था कि मुझे फ्यूचर में पता नहीं लगेगा? अब जब मैंने डार्क डिजीज से छुटकारा पा लिया है तो टाइम आ गया है इस फैमिली को साफ करने का। यूयू के वर्ड्स के बाद 5 स्टार डोवडी पीक का पावरफुल ओरा इंस्टेंटली बाहर आया। आओ, इन्हें नीचे ले जाओ और क्लैन रूल्स के हिसाब से डील करो, यूयू ने इंस्ट्रक्ट किया। लिटिल फ्रेंड स्याव्यन जाग गए। यूयू का गुस्सा स्याव्यन को देख के शांत हो गया था और उसने स्याव्यन की ओर स्माइल किया क्योंकि उसे पता था कि उसकी डॉटर को भी सामने वाले यंग मैन के लिए सेम इमोशंस हैं। फादर होने के नाते नेचुरली वो हेल्प करना चाहता था। ये सुनकर स्याव्यन बोलता है, क्लैन चीफ बहुत काइंड हैं। कल की मेहनत की वजह से मुझे ब्रेक थ्रू के साइन मिले हैं, इसलिए मैं क्लैन के ट्रेनिंग हॉल में ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तुम ब्रेक थ्रू करने जा रहे हो? ये तो बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं। यूयू इंजरी हील होने और फैमिली साफ करने के बाद अच्छे मूड में था। ब्रेक थ्रू एक ऐसी चीज होती है जो इजीली नहीं मिलती। अगर ऐसा है तो मैं भी जाना चाहूंगा। यूरू, तुम अब भी वहाँ क्यों खड़ी हो? लिटिल फ्रेंड स्याव्यन को रिट्रीट के लिए ले जाओ, यूयू ने अपनी बेटी से कहा। उसकी डॉटर सच में कहीं खो गई थी। इंजरी हील होने के बाद से स्याव्यन को देखती ही नहीं बल्कि उसकी आंखें भी बाहर आने को हो रही थी और यह साफ पता लग रहा था कि वो स्याव्यन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अरे ये सच में बड़ी हो गई है। ये देख के यूयू भी एक मुस्कान के साथ अपने दिल में सोचता है। फिर आगे जाते हुए स्याव्यन ने प्रिंसेस जैसी यूरो को देखा जिसके फेस पे नर्वसनेस दिखाई दे रही थी और उसने जल्दी से पूछा, क्या यूरो के माइंड में कुछ चल रहा है? ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे फादर की डार्क इलनेस क्योर हो गई। यूरो ने स्याव्यन के क्वेश्चन का डिफरेंट अंदाज में आंसर दिया। फिर वो सोचने लगती है, हालांकि फादर ने मुझे पिछली रात काफी टाइम तक काफी कुछ बताया। प्यार
यार तो खुद फाइट करने की चीज है, ट्राई किए बिना कैसे पता चलेगा। और फादर की स्याव्यन के लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है। अब वो यंग एज में 3 स्टार डोवडी है और एम्परर रैंक का फर्स्ट ऑर्डर अल्केमिस्ट भी है। इवन स्मॉल पावर हाउस भी ऐसी पोटेंशियल के साथ। लेकिन क्या स्याव्यन लड़कियों के साथ? जैसे जैसे यूरू सोचती गई वो और ज्यादा शर्माती चली गई। उसके गाल एकदम रेड हो गए और वो नहीं जानती थी वो क्या सोच रही थी। स्याव्यन भी कंफ्यूजन में यूरो को देख रहा था। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बस आगे ही है। मैंने मॉर्निंग में चिंगयुआन को देखा था। ऑब्वियसली उसकी सोल पावर एकदम खत्म है। जब तक उसकी सोल पावर रिकवर नहीं होगी तब तक वो जागेगी नहीं। तुम्हारे रिट्रीट के टाइम में मैं उसका ध्यान रखूंगी, इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत होना। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यूरू। स्याव्यन ने रास्ते के बाहर सिंपल स्टोन गेट को देखा। यूरू के गाइडेंस में स्लोली उसे ओपन किया और फिर स्याव्यन यूरू को बाय बाय बोलते हुए अंदर चला गया। हे स्याव्यन, क्या वो लड़की तुम्हारी वाइफ है? जैसे ही स्याव्यन अंदर गया वैसे ही यूरू ने हिम्मत करके स्याव्यन से ये सवाल पूछा। यूरू के सवाल को सुन के कोई भी ज्यादा चौंकता नहीं, क्योंकि उन दोनों को देख के लगता था कि उन दोनों की जोड़ी हेवन में बनाई गई है। ये सुन के स्याव्यन बोलता है वो मेरी यंगर सिस्टर के जैसी है। स्याव्यन ने सोचा कि वो उसके फादर को बचाने के लिए इतना ग्रेटिट्यूड दिखा रही है। वो नहीं जान सकता था कि यूरू सोच कर रही है सिस्टर। बाहर खड़ी यूरू ने प्लान किया था गिव अप करने का, लेकिन स्याव्यन का आंसर सुनते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। फिर वो खुद से ही बुदबुदाते हुए बोलती है मैंने स्टार्ट में डिसाइड कर लिया था, जैसे ही मैं अपने फादर को क्योर कर लूंगी मैं तुमसे शादी करूंगी। भले ही मैं यंग हूँ लेकिन मैं रेडी हूँ। फ्यूचर में जो भी हो मैं तुम पे डिपेंड रहूंगी। स्याव्यन, अब तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। थैंक यू स्याव्यन। ऐसा बोल के वो बाहर चली जाती है। ठीक है, लेकिन चिंगयुआन का अच्छे से ध्यान रखना। स्याव्यन स्वाभाविक रूप से बाहर लेडीज के विचार नहीं जानता था। सबसे जरूरी काम था सोल रेल्म में जमा सोल सोर्स को एब्जॉर्ब करना, और फिर वो स्टोन गेट से अंदर चला गया था। एक बड़ा सा ट्रेनिंग रूम जिसमें कुछ स्टोन स्टेप्स और एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म स्याव्यन की आंखों के सामने दिखाई दिया। साफ तौर पर यह ट्रेनिंग रूम नौकरों के द्वारा डेली क्लीन किया जाता है। ध्यान पूर्वक इस स्टोन रूम की जांच करने के बाद उसने स्टोन एंट्रेंस पे फाइटिंग ची की एक सील लगाई और ऊपर जाके क्रॉस लेग बैठ गया। इसमें आश्चर्य की बात नहीं थी कि स्याव्यन इतना ज्यादा केयरफुल था। हालांकि उसने यू फैमिली पैट्रियार्च को रेस्क्यू किया था, लेकिन रिट्रीट वाले इस ट्रेनिंग रूम की सावधानी पूर्वक जांच करना बेहतर था, वरना रिट्रीट में एक्सीडेंट हो जाए तो बुरा होगा। ये सब उसने अपने पुराने एक्सपीरियंस से सीखा था। मास्टर, अब सब ठीक है। स्याव्यन ने सावधानी से जांच करने के बाद अपनी उंगली में पहनी रिंग को सहलाते हुए धीरे से बोला, हाँ बिल्कुल सही, डिफेंसिव हार्ट जरूरी है। गोल्डन ड्रैगन किंग रिंग से बाहर फ्लोट होकर स्याव्यन के सामने खड़ा हो गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सोल रैम में कलेक्टेड सोल सोर्स को रिलीज करो, एब्जॉर्ब और रिफाइन करो, और फिर फाइटिंग स्किल सीखो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने स्याव्यन को योजना बताई और उसके हाथ में 2 स्क्रॉल्स आ गए। स्याव्यन ने भी ये सुन के सिर हिला दिया और फिर बैठ गया, अपनी बॉडी की सारी सोल पावर को मोबिलाइज करते हुए। प्योर व्हाइट लाइट ग्रुप लगातार स्याव्यन के माथे से निकल के उसके सामने इकट्ठा होने लगी। हालांकि ये सोल सोर्स स्याव्यन ने अपने सोल रैम में इकट्ठा किए थे, लेकिन उन्हें रिलीज करना फिर भी थोड़ा मुश्किल था। हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल चीजें अगर किसी को मिलती हैं तो वो सिर्फ उसके लक से ही मिलती हैं। लगता है तुम और ये सोल ओरिजिन भी कंपैटिबल हो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने स्याव्यन के सामने बढ़ते सोल लाइट ग्रुप को देखते हुए संतोष जताया। जब लाइट ग्रुप पूरी तरह कंडेंस हो गई, स्याव्यन ने सोल लाइट ग्रुप को घूरा, एक सांस छोड़ी और तुरंत अपनी हथेली आगे बढ़ाकर उसे छुआ। इस कॉन्टैक्ट से स्याव्यन ने महसूस किया कि सोल लाइट ग्रुप में एक बहुत पावरफुल सोल सोर्स पावर मौजूद है, बहुत ज्यादा प्योर सोल सोर्स पावर। और ये सोल पावर उसकी आईब्रोज के बीच उसकी सोल को बहुत ज्यादा वार्म बना रही थी। हेवनली फ्लेम से रिफाइन करो, गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज स्टोन रूम में गूंजी। हालांकि ये सोल सोर्स प्योरेस्ट पावर्स थे, लेकिन इनमें कुछ सोल्स नेगेटिव इमोशंस वाले भी थे, इसलिए उसने ऐसा कहा। लिटिल यू को बाहर बुलाया गया और उसके बाहर आते ही एक मिल्की व्हाइट फ्लेम जो टेरिफाइंग हाई टेम्परेचर लिए हुए थी उस सोल लाइट ग्रुप को घेर लेती है, क्योंकि प्योरीफाइंग डायमोनिक लोटस फ्लेम किसी भी चीज को रिफाइन कर सकती थी। ये रिफाइनिंग प्रोसेस कई घंटों तक चला, जो इस सोल की एनामरस पावर को दिखाता था। फिर स्याव्यन ने धीरे धीरे फ्लेम्स को गायब कर दिया। इससे लिटिल यू को भी आराम करने का मौका मिला, क्योंकि काफी टाइम से लिटिल यू लगातार अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल कर रहा था। सब कुछ तैयार था।
सामने क्रिस्टल जैसे सोल लाइट ग्रुप को देखते हुए स्याव्यान ने बोला। हालांकि ये सब पहले से 10 गुना छोटा था, लेकिन इसमें मौजूद प्योरेस्ट पावर पहले से ज्यादा पावरफुल थी। स्याव्यान ने धीरे धीरे एक सांस छोड़ी, स्किलफुल हैंडप्रिंट बनाया और आईब्रोज के बीच की सोल पावर सर्ज होके स्याव्यान जैसा ही दिखने वाला एक और फिगर बन गया। उसी समय एक सक्शन फोर्स सोल लाइट ग्रुप की ओर फैल गई। जैसे ये सक्शन फोर्स उभरी, सोल लाइट ग्रुप भी थोड़ा कांपा और फिर कई गुना प्योर सोल सोर्स पावर उसमें फैली और फाइनली स्याव्यान की सोल को लपेट लिया और उसके मुंह, नाक और पोर्स के जरिए लगातार ब्लेंड होती रही। जैसे जैसे सोल सोर्स इनहेल होते गए, स्याव्यान की सोल की सरफेस पे जो पहले से ही क्रिस्टल जैसी परत दिखाई दे रही थी, लगातार बड़ी और मजबूत होती गई। ऐसा बदलाव देखते देखते 20 दिन बीत गए। हवा में मंडरा रही सोल लाइट की आखिरी किरण भी इस पल स्याव्यान के मुंह में समा गई। शांत स्टोन रूम में चारों तरफ देखने पे अब वहाँ पे 2 स्याव्यान दिखाई दे रहे थे। उसकी बॉडी से निकलता ओरा और अपीयरेंस से पता नहीं लग पा रहा था कि असली स्याव्यान कौन सा था, क्योंकि उन दोनों का ही ओरा 3 स्टार डोवडी का था। अपीयरेंस भी बिल्कुल एक जैसी थी, जरा सा भी फर्क नहीं था। सक्सेस। 20 दिन पलक झपकते ही गुजर गए और जब स्याव्यान ने आंखें खोली और देखा कि सामने वाला बंदा बिल्कुल उसी की तरह है, यहाँ तक कि स्ट्रेंथ और ओरा भी वही है, तो वह खुशी से चिल्लाए बिना रह न सका। एम्परर रैल्म सोल्स 4 लेवल्स में बटी हैं। एंट्री लेवल मॉर्टल लेवल, परसेप्शन फेरी लेवल, ट्रांसडेंस होली लेवल और परफेक्शन लेवल। तुम्हारी पिछली सोल पावर बस एम्परर रैल्म में एकदम एंट्री लेवल पे थी। इस बार सोल सोर्स एब्जॉर्ब करने के बाद तुम एम्परर रैल्म में मॉर्टल लेवल पे पहुंच गए हो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे धीरे स्याव्यान को बताया। एम्परर रैल्म में मॉर्टल सोल पावर को कम मत आंको। केवल सोल पावर की बात करें तो एक 5 स्टार डोवडी भी तुमसे लगभग बराबर है और मुझे यकीन है कि तुमने महसूस किया होगा एम्परर रैल्म में कदम रखते ही मॉर्टल लेवल सोल पावर में जबरदस्त बदलाव आया है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने सामने खुद स्याव्यान को देखते हुए कहा, जैसा कि तुम जानते हो, एम्परर रैल्म में कदम रखते ही तुम अपनी सोल को सोल फॉर्म में बदल के फाइट में यूज कर सकते हो। पहले क्योंकि तुमने अभी अभी एम्परर रैल्म में कदम रखा था और स्टेबलाइज नहीं हुए थे, अब तुम अलग हो। अब तुम्हारे पास एक क्लोन है जो तुम्हारी अपनी स्ट्रेंथ से कहीं से भी कम नहीं है। यह सोल अवतार तुम्हारी सोल पावर से कंडेंस्ड है। इसकी स्ट्रेंथ तुम्हारे इंप्रूवमेंट के साथ बढ़ती जाएगी, लेकिन याद रखना कि ये क्लोन आखिरकार तुम्हारी सोल पावर से बना है। दोनों ही प्रोस्पेरस है। अगर क्लोन को कोई सीरियस इंजरी होती है तो उसका असर तुम पे भी पड़ेगा और यह असर बहुत ज्यादा होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने गंभीरता से स्याव्यान से बोला। अपने मास्टर की बात से पहले ही स्याव्यान ने थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया था। मास्टर की बात सुन के स्याव्यान के दिल में एक प्लान बन गया था। सोल पावर का अटैक और ये अवतार एक किलर मूव समझा जा सकता है। ओह, तुम जरा अपनी ब्रेथ को गौर से देखो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने आश्चर्य से स्याव्यान की ओर देखा। स्याव्यान भी थोड़ा हैरान था। मूल रूप से स्याव्यान को 3 स्टार डोवडी के इनिशियल स्टेज में माना जाना चाहिए था, लेकिन कुछ प्योर सोल पावर एब्जॉर्ब करने से उसने स्ट्रेंथ इंप्रूव कर ली और 3 स्टार डोवडी इनिशियल स्टेज के पीक तक पहुंच गया। बस वो एक कदम दूर था 3 स्टार डोवडी मिडिल स्टेज में प्रवेश करने से। तुम जानते हो, हर बार किसी डोवडी पावर हाउस का प्रमोशन करने के लिए मैसिव एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस प्योर सोल सोर्स ने स्याव्यान को जल्दी ही 3 स्टार डोवडी अर्ली स्टेज के पीक तक पहुंचा दिया था। सोचो तो बुरा भी नहीं था। इन दिनों तुम लगातार एनिमी से लड़ने के लिए अपनी रैंक बढ़ाते रहे हो, जो तुम पे छोटा बर्डन नहीं था, लेकिन लड़ाई के बहुत सारे फायदे भी हैं। अब इस सोल पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना भी एकदम बढ़िया मूव था। मास्टर, अब जब मैंने सोल पावर एब्जॉर्ब कर ली है तो वह फाइटिंग स्किल जो आपने कहा था मुझे सिखाई जानी चाहिए। स्याव्यान ने हंसते हुए गोल्डन ड्रैगन किंग के हाथ में रखे 2 स्क्रॉल पर नजर डाली, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि जब तुम इस डोवडी कॉन्टिनेंट में आते हो जहाँ पावर्स क्लाउड्स के जैसे फैली हुई हैं, तो त्यान क्लास डोवडी स्किल्स अब काम नहीं आएंगी और कम से कम कुछ लाइफ सेविंग स्किल्स सीखनी जरूरी है। हालांकि तुम्हारा फ्लेम मंत्रा अब हाई लेवल कल्टीवेशन टेक्निक है। डोवची की सप्लाई और एब्जॉर्प्शन कमजोर नहीं है। यहाँ तक कि फ्लेम मंत्रा के 6 लेयर रैल्म की बात है, उसे इवोल्व करने के लिए तुम्हें होली फ्लेम्स को निगलना होगा। अभी तुम्हारे पास डोव स्किल्स की कमी है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने स्याव्यान के विचार समझकर उसके हाथों में 2 स्क्रॉल्स को लाया। क्योंकि तुम सीखना चाहते हो तो ये मैं तुम्हें सौंपता हूँ। स्याव्यान ने अपने सामने तैरते गोल्डन ड्रैगन किंग को देखते हुए जल्दी से हाथ बढ़ाया और स्क्रॉल पकड़ लिया। एक लो लेवल इमोर्टल फाइटिंग स्किल। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।